Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start a new chapter which is atomic structure. So first of all we have to discuss the atom, that what is atom. एटम जो है वो क्या है? एटम एक बिल्कुल स्मॉल सा पार्टिकल है मैटर का. मैटर को भी हमने डिफाइन किया था कि भाई एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है, नेचर में जो भी चीज़ है वो जगह घेरती है और वजन रखती है तो वो मैटर कहलाता है. सही है. तो जो एटम है तो किसी भी मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है. ठीक है. फिर एटम की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है? एटम की प्रॉपर डिफिनीशन ये है कि भाई a small particle which may or may not exist free in nature. ठीक है. may or may not exist free in nature का मतलब क्या है? तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई may exist free in nature और may not exist free in nature, इसका मतलब क्या है? ठीक है. मतलब जो हमने वहां पे पढ़ा था कि भाई जो नोबल गैसेस हैं ग्रुप नंबर 8 के, उसके एटम्स जो है तो उनकी वैलेंसी कंप्लीट है. वैलेंसी क्या है कि भाई जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो उसको स्टेबिलिटी, उस एटम को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स. तो नोबल गैसेस में जो एटम्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनान, ठीक है, तो वो उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होते हैं वो कंप्लीट हैं. ठीक है. तो इसी वजह से वो एटॉमिक फॉर्म में रह सकते हैं. ठीक है. फ्री रह सकते हैं नेचर में. इसके अलावा जो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को आप एटॉमिक फॉर्म में ले लें, ऑक्सीजन को ले लें, तो वो क्या है, वो नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते. वो जरूर किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे ताकि वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करें. ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो एटम का स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स में क्या क्या मतलब उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा और पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भाई न्यूक्लियस होता है उसमें, तो उसके अलावा एटम्स में शेल्स होते हैं. तो आगे आप स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लियस में क्या कौन से पार्टिकल्स होते हैं और जबकि शेल्स में कौन से पार्टिकल्स होते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स. एटम्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स के. ठीक है. कि भाई फॉर एग्जांपल दीवार को आप एज एग्जांपल ले लें, तो दीवार में जो ईंटें लगी होती हैं तो वो ईंटें एक्चुअली एक यूनिट है, एक इकाई है. ठीक है. वो एक ईंट के ऊपर दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो उससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है तो बन जाता है. तो अगर हम दीवार को कंसिडर कर लें एज एन एग्जांपल, तो वो उसमें एटम जो है, मतलब उसमें जो ईंट है वो एटम की तरह एक बिल्डिंग ब्लॉक है. जिस तरह एलिमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक एटम है, इसी तरह दीवार का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ईंट है. ठीक है. इसके अलावा ह्यूमन बॉडी को एज एन एग्जांपल ले लें, तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी बॉडी कंप्राइज होती है सिंपल एक सेल पे. ठीक है. तो जब डिफरेंट सेल बनते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पे जब हम पढ़ते हैं, जब डिफरेंट सेल्स मिलते हैं उससे टिश्यू बनता है और इससे आगे मतलब वो जो ऑर्डर आप लोगों ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है तो वो बन जाता है. तो जो सबसे एक यूनिट मतलब एक छोटा सा पार्टिकल या बिल्डिंग ब्लॉक वो सेल है. ठीक है. तो इसी तरह एटम्स भी जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है. नो सिमिलर एटम्स इन ईच एलिमेंट. अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट में जो जितने भी एटम्स हैं वो सिमिलर हैं. ठीक है. जिस तरह आप कंसीडर कर लें किसी भी एलिमेंट को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को, ठीक है, तो उसमें जितने एटम्स हैं वो सारे सिमिलर हैं. ठीक है. डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. ठीक है. जो एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में जितने एटम्स हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप किसी दूसरे एलिमेंट को ले लें, ऑक्सीजन को ले लें, तो उस ऑक्सीजन में जो एलिमेंट्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. Now two or more different atoms bond in simple ratios to form compounds. Compounds में हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि भाई compounds क्या है. तो compounds एक्चुअली
उसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो एटम्स एक खास रेशो के बेस पे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसको फर्दर हमने जो है तो एक्सप्लेन किया था कि भाई कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इस एटम्स पे क्या है कि भाई ये एटम्स डिफरेंट रेशो के बेस पे हमने एग्जांपल भी लिया था, NaCl का एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में लिया था कि भाई NaCl में एक सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये सोडियम और क्लोरीन एक खास फिक्स रेशो के बेस पे एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। सिमिलरली अगर आप वाटर को ले लें तो H2O is the chemical formula of water which is comprised of the two elements. The first one is the hydrogen and the second one is the oxygen. तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, जबकि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या है कि भाई one atom of oxygen and two atoms of hydrogen is a fixed ratio for the chemical formula of water. तो हमने एटम के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो एक सर्कुलर फॉर्म जो है तो वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें मेंशन कर देते हैं कि भाई यहाँ पे शेल्स कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस कहाँ पे है, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेंट्रलाइज पार्ट जो है तो वो न्यूक्लियस है, जबकि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो शेल्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स शेल में होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, एटम का, तो वो एक्चुअली इस तरह नहीं होता, सही है। उसमें खास किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है तो वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। जबकि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होती हैं। आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, तो वो हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सिंबल E से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जबकि उस पे चार्ज नेगेटिव होता है। इसके बाद जो सेकंड पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक्चुअली उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। The third one subatomic particle is the neutron. न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन एक्चुअली उस पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लोकेशन देखें। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखें तो सेंट्रलाइज्ड पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस and the circular parts around the nucleus is known as shells or orbits उसको कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इन शेल्स में या ऑर्बिट्स में जो है तो सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स इसमें होती हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, सही है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है तो वो क्या है कि भाई किसी भी एटम में, अगर किसी भी एटम को आप लें, ठीक है, एक नॉर्मल स्टेट में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है तो वो इक्वल होती है, ठीक है। तो इसी वजह से एटम को कहते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है वो है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर एक्चुअली इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom or the number of electrons in the shells of an atom is known as the atomic number of an atom, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या करता है कि भाई हम उसमें काउंट करते हैं कि किसी एटम में प्रोटॉन कितने हैं और या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में अगर किसी सिंबल्स से अगर आप
पता लगा सकते हैं कि भाई किसी एटम का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है या मास नंबर क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन होता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो एटॉमिक नंबर सोडियम का फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है तो वो 11 है, ठीक है। जबकि आपको नीचे नजर आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल में, आप चेक कर लें तो जो दूसरा फिगर होता है तो वो मास नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, तो आप जो काइंडली जो है तो इसको इस पे प्रैक्टिस करें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम्स में कैसे जो है तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पिछली स्लाइड्स में हमने एक्सप्लेन किया कि भाई जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के सैंपल्स के साथ जो ऊपर नंबर होता है, ठीक है, जो स्मॉल डिजिट होता है, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है। जबकि उसके अलावा जो लार्ज वन है, ठीक है, तो वो मास नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर है, तो सल्फर में प्रोटॉन्स को मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो है तो आपने कैलकुलेट करना है। थर्ड वन बेरियम है, तो बेरियम में भी आपने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तादाद को कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ द सेकंड टर्मिनोलॉजी इज द मास नंबर। सो व्हाट इज एक्चुअली द मास नंबर? तो जिस तरह हमने पढ़ा कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली मैं दोबारा कर रहा हूँ आपको, तो ये एटॉमिक नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जबकि हमारे पास जो मास नंबर है, तो मास नंबर क्या है? मास नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज नोन एज द मास नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मास नंबर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक सिंबल्स हैं, ठीक है। तो एटॉमिक सिंबल्स में आप पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके सिंबल्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। तो शो द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, गिव द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने सोडियम के बारे में पढ़ा कि भाई सोडियम का जो एटॉमिक नंबर वहाँ पे मेंशन हुआ था, ठीक है, उसको हमने पढ़ा। जबकि दूसरी तरफ जो लार्ज वन डिजिट है तो वो मास नंबर कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं। एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। तो एटम न्यूट्रल है, ठीक है। क्यों न्यूट्रल है? एन एटम इज न्यूट्रल, द नेट चार्ज इज जीरो, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब है जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि भाई हमने पढ़ा कि अगर आप नॉर्मल स्टेट में किसी भी एटम को ले लें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है जबकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट एटम पे नेट चार्ज जो है तो वो जीरो आ जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई एटम एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल होती है, ठीक है। दिस इज another assignment for you people. Naturally occurring carbon consists of 3 isotopes. यहाँ पे isotopes की बात आ गई है, ठीक है। तो isotopes एक्चुअली आगे के लेक्चर्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसके बारे में जानिए कि भाई आइसोटोप्स क्या है। तो आइसोटोप्स नॉर्मली है कि भाई द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग जो है तो ये आइसोटोप्स नेचुरली होते हैं, ठीक है। तो किसी भी खास एलिमेंट के एटम्स होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखें कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन को अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर थ्रू आउट सेम होगा, ठीक है। 6 इसका भी है, 6 इसका भी है, 6 इसका भी है, लेकिन इसमें जो फर्क है वो है मास नंबर का, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का मास नंबर 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। सो दीज 3 आर नोन एज द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में जो है तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि भाई
state the number of protons, neutrons and electrons in each of these carbon atoms. ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई है न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने की। तो न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो जो मास नंबर है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इससे आपके पास क्या आएगा? इससे आपके पास आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कैसे करना है? द मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करें, सो आपके पास आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जबकि प्रोटॉन्स जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो मैंने पीरियोडिक टेबल के बेस पे आपको बताया कि जो स्मॉल डिजिट है, ठीक है, वो क्या होगा? वो एटॉमिक नंबर होगा, जबकि जो लार्ज वन है वो मास नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है कार्बन 12 के लिए, न्यूट्रॉन को यहाँ पे लिखना है कार्बन 12 के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन 13 के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ लिखने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। ठीक है, सिमिलरली कार्बन 14 के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसमें लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The third one assignment for you people, an atom of zinc has a mass number of 65. ठीक है, so नंबर ए, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ जिंक एटम। फर्स्ट वन में आपने क्या करना है? जिंक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करना है। बी नंबर एमसीक्यूज में आपने क्या करना है कि भाई आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ जिंक एटम को कैलकुलेट करना है। जो थर्ड वन है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ अ जिंक आइसोटोप विद 37 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? मास नंबर ऑफ जिंक आइसोटोप को फाइंड करना है जिसमें 37 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, so that was all about the terminologies of atomic structure, the location of the subatomic particles, and the proper introduction to the subatomic particles, and some assignments.